हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए एक फिर नया टॉपिक वेक्टर में, और अब ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बात करते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एप्लीकेशन इसका बहुत जबरदस्त है, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और सीधी सी बात है कि क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट से अलग है, थोड़ा हटकर है। और थोड़ा क्या हटकर इस मामले में है कि हमने जब स्केलर प्रोडक्ट की पढ़ाई की थी तो उसमें रिजल्टेंट हमारा क्या आता था, स्केलर क्वांटिटी आता था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी बनकर आएगा। यानी जो वेक्टर का ये दूसरे टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसमें प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जो वेक्टर है, और जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, एक नए डायरेक्शन को चुन लेता है। परिणाम जो उससे मिलते हैं वो परिणाम कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो ये समझा गया कि आखिर इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग वेक्टर के लिए इस्तेमाल करें, जिसमें फिर से एक बार डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए, यानी रिजल्टेंट वेक्टर एक नया डायरेक्शन चूज कर लेता है, तो इसके लिए कैसा प्रोडक्ट लाना चाहिए। तो समझ में आया कि इसके लिए वेक्टर, चूंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वहां पे, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया गया। और क्या हुआ कि इसे दूसरे तौर पर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा गया। एक सीधा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए इस्तेमाल करना चाहूं, तो अपने घरों में ये एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे हम लोग पेचकस तो समझते हैं ना, पेचकस से हम लोग किसी नट को मान लो कि टाइट करें या नट को ढीला करें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिस पेंच में उसको लगा करके आप अगर इस तरह से क्लॉकवाइज उसको घुमा रहे हैं अपने पेचकस को, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे घुमाते हैं तो वो पेंच अंदर जाता है, अंदर अंदर जा रहा है। अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो पेंच खुलता है, यानी बाहर निकलता है। इसका मतलब वो पेंच जो है उसको कसने में और लूज करने में, यानी टाइट करने में या लूज करने में हम लोग जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उसी का एक एग्जाम्पल, या क्रॉस प्रोडक्ट का ही वो एक एग्जाम्पल है, आप ऐसा कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो कभी उससे दूर जा रहा है तो कभी उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, यहां से सही लगेगा कि जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस दोनों वेक्टर का प्लेन सेम है, लेकिन जो रिजल्ट उससे निकल रहा है वो प्लेन से बाहर जा रहा है, या तो उधर जाए या इधर आवे, मतलब उस प्लेन में वो नहीं है, उसकी सतह पर लंबवत है वो। तो वो जो एक रिजल्ट जो नई दिशा को चुन रहा है, इसका मतलब ऐसे जो भी प्रोडक्ट हमारे फिजिक्स में या हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट के ही दायरे में, उसी के रेंज में उसको रखा गया है। क्लियर हो गया? और इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे धीरे धीरे, पहले पढ़ते हैं तब देखते हैं। हर चीज इसका अलग होगा, हर बातें अलग होगी, क्योंकि ये रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। और अच्छी बात ये है, आइए देखते हैं कि टू वेक्टर्स, थोड़ा यहां से लिखते हैं अच्छे से,
टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू, रुकिए इसको हम स्लॉट में बांट लेते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आर मल्टीप्लाइड सच दैट द रिजल्टेंट also a vector, then it is vector product, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस कोई अजनबी वर्ड नहीं है बेटा, क्रॉस का मतलब गुना का चिन्ह जो लिखते हैं ना उसी को क्रॉस कहा गया। यहाँ पर देखो क्रॉस का मतलब ये हो गया, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे एक एन कैप लगता है। इस एन कैप के विषय में हम आपको बताएंगे वो क्या है। तो ये ए क्रॉस बी आप यहाँ से देख लें कि ये थोड़ा सा ये अजूबा नहीं लग रहा आपको कि फिगर का पता ही नहीं है और सर ने एक्सप्रेशन डाल दिया। कोई बात नहीं है, सर फिगर भी पहले आपको बना के दे रहे हैं, फिर अपना जो एक्सप्रेशन वो तो आएगा ही आएगा। ये देखिए ऐसा आया, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, एंड दिस इज व्हाट एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, देन रिजल्टेंट विल लाइक दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल लगता है प्लेन में, नहीं है प्लेन में, ये प्लेन में नहीं है। ये क्या है, ये है वो मैं लिख के दे रहा हूं, हेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज लाइंग। ये कहां लाई कर रहा है, इन द प्लेन perpendicular to a vector and b vector. So we are having three vectors this time. A and B are mother vectors which are coplanar. A और B जो है ना ये दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जबकि A क्रॉस B is a new vector, that is resultant vector. So A vector, B vector and A vector cross B vector are all three vectors, है ना, which out of which two are in the same plane, जो A और B जिसे मल्टीप्लाई करने की बात सोची है हमने, and A cross B is a new vector that is perpendicular to the plane of A and B. आप ऐसे समझो ना कि ये अगर हमारा ए वेक्टर है और ये अगर हमारा बी वेक्टर है, तो ये जो ए क्रॉस बी है ना वो इधर जा रहा है या तो इधर आ रहा। अगर मैं अभी बात करूं अभी के टाइम में, अगर मैं ए और बी कर रहा हूं तो ये भी समझना है कि ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है और बी हमारा सेकेंड वेक्टर है। चूंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है और बी हमारा सेकेंड वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी इधर आएगा। इसका रूल आता है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ए क्रॉस बी करेंगे, राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे इस तरह से, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, वो सब आएगा आपको बाद में। सो ए और बी जो है वो एक ही प्लेन में है, और जब इसको मैं ऐसे थीटा, जब मैं ए से बी की तरफ लेता हूं तो उस समय में ए क्रॉस बी इधर की तरफ आएगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर आएगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर आएगा। ये है ए क्रॉस बी। अगर मैं इसको बी क्रॉस ए करूंगा तो वेक्टर अंदर जाएगा। देखा जाए यहां से, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी क्रॉस ए, तो रिजल्टेंट जो होगा ए क्रॉस बी किधर जाएगा। इसी को मैंने यहां पर ऐसे लिखा है
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कहने का मतलब मैं अगर सही तरीके से बात करूं तो ये बी के साथ जो ये कोण है ये 90 डिग्री है, ए के भी साथ इसका कोण 90 डिग्री है। यानी चूंकि दोनों पर परपेंडिकुलर है ना, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ इसका कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का एक क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसको। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है ए क्रॉस बी का, है ना। पर लेकिन आपने नोटिस नहीं किया है कि अगर मैं यहां लिखता हूं, प्लीज नोटिस, इसको नोटिस कीजिए, आप ध्यान में लीजिए क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू लिखी है हमने, तो यहां पर मैंने ए वेक्टर ए वेक्टर का मॉडुलस लिखा, यानी मैंने बी वेक्टर का मॉडुलस लिखा, फिर हमने साइन थीटा लिया और फिर हमने एन कैप लिया। क्यों? इसीलिए लिया कि ये जो यहां से लेकर के आप यहां तक बात करोगे तो ये ओनली मैग्नीट्यूड का रेस्पॉन्स ले रहा है, ये बता रहा है कि ये हम आपको मैग्नीट्यूड बता रहे हो। चूंकि ए क्रॉस बी इज अ न्यू वेक्टर, देन इट मस्ट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये जो एन कैप है वो है डायरेक्शन डिटरमाइनर, ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन डिटरमाइनर है। और ये कहते भी हैं कि हेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। बच्चा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी इधर मूव करेगा ना, उसके डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर की कल्पना हमने की है। यानी ये यूनिट वेक्टर अब किस डायरेक्शन में होगा, ये तो पता है कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एन कैप होगा, पर एन कैप की दिशा क्या होगी ये भी तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि जब मैं एन कैप का डायरेक्शन जानूंगा तो ऑब्वियसली मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन पता पड़ जाएगा, इसमें कोई संभावना शक का गुंजाइश नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर एन कैप का डायरेक्शन में कैसे सेलेक्ट करूं, इसके लिए क्या करना होगा। तो हमारे पास बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसकी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन था हमारा, आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए और कैसे हम उसको जज करेंगे। यानी एन कैप जो यूनिट वेक्टर मैंने चुना है, एन कैप, एन पर टोपी गांधी जी वाला पहना करके, है ना, तो उसकी दिशा को कैसे निर्धारित किया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डिटर्मिनेशन एकदम फटाफट अब इसको समझना है। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन कैप, और एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तय हो गया, इसके लिए कुछ नहीं है। आइए मैं आपको इसकी बात बता रहा हूं और गौर से समझेंगे, इसको बड़ा मजा आएगा। रूल है, या सीधे कहते हैं कि फॉर दिस, यानी इसके लिए हम लोग सीधे कहते हैं कि फॉर दिस वी हैव राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब मतलब अंगूठा होता है ना, बस मैं यहां बगल में डायग्राम बनाता हूं, इसी को देख करके मैं लिखूंगा वहां पर और आप भी उसको समर्थन देंगे। देखा जाए, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, और ये देखिए ध्यान से, ये है हमारा थीटा। एरो पर ध्यान दीजिएगा, ए से बी की ओर, है ना, थीटा। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया फर्स्ट वेक्टर और इसका नाम दिया मैंने सेकंड वेक्टर। जब मैं ए क्रॉस बी पर बात करता हूं, जब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, तो मैं ए को बोलता हूं फर्स्ट वेक्टर और बी को बोलता हूं मैं सेकंड वेक्टर। ये देखिए एन कैप को मैंने ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में रख दिया आपके संतुष्टि के लिए। अब देखिए रूल क्या कहता है,
राइट हैंड थंब रूल हो गया ना। अब रूल क्या है वो जान लीजिए। करना क्या है पहले सीख लेते हैं। मैं इसको मिटा दूंगा यहां से, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, फिर इसको मैं इरेज करूंगा, आप पहले समझ लो। मैं कहता हूं कि जब मुझे ए क्रॉस बी लाना है, जब मुझे ए क्रॉस बी लाना है, तो मैं दाहिने हाथ के, देखिए ध्यान से, चार अंगूठा एक साथ, चार उंगली एक साथ और अंगूठा उससे अलग, ऐसे बिल्कुल देख लीजिए ध्यान से। मैं क्या करता हूं कि वी प्लेस आवर राइट हैंड स्ट्रेच्ड पाम, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, पाम मतलब तलहथी। हम लोग अपने दाहिने हाथ के फैली हुई तलहथी को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखते हैं, ऐसे, ऐसे नहीं रख दीजिएगा, ऐसे। एंड कर्ल द फिंगर्स, ये देखिए फिंगर का मतलब ये चार उंगली, अंगूठा नहीं आएगा उसमें। कर्ल द फिंगर्स थ्रू सेकेंड वेक्टर, है ना, विथ ए स्मॉलर एंगल या फॉलोड बाय ए स्मॉलर एंगल, है ना, या टुवार्ड सेकेंड वेक्टर थ्रू ए स्मॉलर एंगल, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वही मेंशन होता है। तो कहते हैं अगर मैं दाहिने हाथ के तलहथी को फर्स्ट वेक्टर के साथ रखते हुए और अपनी उंगलियों को सेकेंड वेक्टर की तरफ मोड़ूं, है ना, थ्रू ए स्मॉलर एंगल, जो हमारे वेक्टर का दिया हुआ थीटा है, देन द थंब gives the direction of n cap और वी कैन से a क्रॉस b। तो कहता है अगर मैं दाहिने हाथ के तलहथी को खोलकर, फैलाकर पहले वेक्टर की दिशा में रखूं और मैं उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ूं, तो अंगूठे की दिशा हमें a क्रॉस b की दिशा या n कैप की दिशा देता है। यही है राइट हैंड थंब रूल। कहते हैं इफ वी प्लेस द राइट हैंड स्ट्रेच्ड पाम, राइट हैंड, ये ऐसा नहीं कि बायां हाथ उठा लीजिएगा, लेफ्ट हैंड नहीं, दाहिना, आपका दाहिना। प्लेस, इफ वी प्लेस राइट हैंड स्ट्रेच्ड पाम, राइट हैंड स्ट्रेच्ड पाम, पाम मतलब तलहथी, टुवार्ड्स ए वेक्टर एंड कर्ल द फिंगर्स, कर्ल मतलब होता मोड़ना, कर्ल द फिंगर्स टुवार्ड्स सेकेंड वेक्टर, या टुवार्ड्स बी वेक्टर कह दीजिए ना, थ्रू थीटा, देन थंब gives the direction of n कैप और ए वेक्टर क्रॉस बी। शॉर्टकट में समझिए, कोई लंबा फाइल खोलने से फायदा नहीं है। एन कैप और ए क्रॉस बी, यही है राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको सिखा भी दिया, आगे बहुत से जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर के इसको भी समझ लिया हम लोगों ने, किस तरह से हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सो एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लेना ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी को प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि ए और बी के उस रिजल्ट में जो डायरेक्शन मिलता है न्यू वेक्टर का, वो थंब रूल से हम लोग फाइनल कर लेते हैं। खैर, अब आप एक बात समझें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आई हमारे पास, वो आई कितना, ए बी साइन थीटा के बराबर, साथ में हमने एन कैप लिया। खैर, पर आपने ये नहीं सोचा कि इसमें साइन थीटा क्यों इस्तेमाल होता है। तो साइन थीटा इस्तेमाल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका ज्योमेट्री। आप जान लीजिए कि ए क्रॉस बी का वैल्यू जो आता है, ज्योमेट्रिकल, है ना, आइडिया या इंटरप्रिटेशन कहते हैं, ज्योमेट्री बताता है। कहता है कि आप चिंता ना करें, लिखना हर चीज जरूरी नहीं है, आप समझ के चलो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हुआ और ये इसके बीच का एंगल थीटा है। यानी क्वेश्चन है कि व्हाई साइन थीटा इन द रिजल्टेंट ऑफ, इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी।
जैसे वहां पर ए डॉट बी में कॉस थीटा आता था, इसमें साइन थीटा क्यों आता है, क्यों और दूसरा चीज नहीं आता? तो बस चिंता करने से क्या मिलने वाला है। आप ए और बी को एडजेसेंट साइड मानते हुए क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो। ए और बी को एडजेसेंट साइड मतलब आसन भुजा, ए से ए के पैरेलल यहां से ले लो और बी के पैरेलल यहां से लेके के पैरेललोग्राम अगर बना लेते हो तो बड़ा ही खूबसूरत आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दैट इज बी साइन थीटा, और इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ना, यही बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है। आपको तो पता ही है कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको बेस गुना हाइट से आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो जब निकलेगा तो ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये बी साइन थीटा हो, तो यही आया ना, ए बी साइन थीटा। आया कि नहीं आया? आएगा ही आएगा, क्योंकि वही रूल है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम made by a vector and b vector as adjacent side, that is the magnitude of a cross b, यानी ए बी साइन थीटा। तो सब कुछ मैंने आपके सामने लाया कि ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से जस्टिफाई किया जाएगा। कुल मिलाकर के आपने अब तक ये समझा है कि ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की कहानी डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग चल रही है। हाँ, अब मैग्नीट्यूड की बात आ जाए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अगर एक छोटा सा सवाल कोई दे दे कि ए का मैग्नीट्यूड मान लो 5 यूनिट है, बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो आप बता दीजिए कि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ले लेते हैं एक छोटा सा सवाल आपके लिए। क्वेश्चन है अगर हमारे पास कि इफ ए वेक्टर and b vector are of magnitudes 10 and 15 units respectively। ठीक है, एकदम कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। देन फाइंड है, देखिए ना, मॉडुलस ऑफ, मैंने ए क्रॉस बी ले लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इफ व्हेन एक नंबर में थीटा बराबर 0 डिग्री, दूसरे नंबर में थीटा बराबर 90 डिग्री, तीसरे नंबर में थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 3 वैल्यू लेते हैं, और चाहे तो आप 4 ले लें, थीटा बराबर 45 डिग्री ले लें। ठीक है, चाहे तो आप थीटा बराबर 180 ले लें, सॉरी 120 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5 क्वेश्चंस यहाँ एक क्वेश्चन के साथ हमने अटैच किया, पर हम ये चाहते हैं कि आप इसके सहारे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा सीखें समझें। आइए इस सवाल को करके देखते हैं। ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, और कुछ बातों पर भी ध्यान देना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर में हर चीज रिटर्न फॉर्म में देना पॉसिबल नहीं होता है, आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि ये हमेशा एक सपोर्टिंग लेक्चर होता है, और बेहतर प्लेटफॉर्म लोग इसीलिए तलाशते हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में या किसी दूसरे जगह पर आपको किसी ने सिखाया पढ़ाया और आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो कंफ्यूजन लेकर के अगर साथ में चलेंगे तो फिजिक्स कभी आपको हेल्प नहीं करेगा। अच्छी जगहों पे, महत्वपूर्ण जगहों पर ये धोखा देगा। और मैं आपको बार बार ये और एडवाइस देता हूं कि फिजिक्स में जहां आपको लगे कि यहाँ ये टॉपिक कठिन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पर आप अपने आप को एकदम बिल्कुल घुटना टेक करके लग जाइए, क्योंकि वहीं पर आपका मामला फंसा हुआ है। जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, आगे वो समस्या बढ़ाएगा। और इसीलिए मैं आपको इतना जबरदस्त बैकअप दे रहा हूं। देख रहे हैं ना आप, कितना लिबरली और कितना जो है सो मतलब आराम से मैं चीजें सिखा रहा हूं, ताकि मुझे ये लगे कि मुझे आपको सिखाना है। लगे क्या, सही बात यही है।
मुझे कंपटीशन नहीं किसी से करना है कि वो तो ये है, वो तो वो, कुछ नहीं कोई होता। मेहनत करने वाला सबसे बड़ा बादशाह है, वो चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, भले ही आप मेरे लेक्चर को इग्नोर करें, मैं दो टूक बोलता हूं, पर आप ये समझ लो कि कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा और हमको समझने वाला होगा, और मैं सफल होके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत कर रखा है और मैं बच्चों को अपना अपना फैमिली मेंबर समझ करके और तब मैं उसे लेक्चर बना करके दे रहा हूं। इसीलिए ये मत समझना कि आप मैंने रखते हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं, नहीं तो दुनिया सबके लिए है और सबके लिए बनी है। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि आपको अगर जरूरत नहीं है तो कहने से भी आप उसको सीखेंगे नहीं, लेकिन जिनको जरूरत है वो नहीं कहने पर भी खोज करके सीखेंगे और सीखते हैं। कोई ना कोई है जो हमें भी हौसला देता है, और इसीलिए हम भी आगे धीरे धीरे ही सही बढ़ते जा रहे हैं। और कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब ये जो प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24 है, ये एक हीरो बन करके सबके सामने रहेगा और हर एक बच्चे की जुबान पर ये चलेगा। क्योंकि जितना लॉयल होकर के, जितनी गंभीरता और जितने आराम से मैं चीजें सिखा रहा हूं, इसके दर्द को मैं जानता हूं कि फिजिक्स सीखना कितना कठिन होता है बच्चों के लिए, और कितने धैर्य की आवश्यकता पड़ती है कि एक एक टॉपिक का, एक एक कंसेप्ट को सीखने के लिए बच्चों को भिखारी की तरह भटकना पड़ता है, अगर उसमें लगन है आगे बढ़ने की तो। अदरवाइज कोई मैंने नहीं लगता कि उसके सामने कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा टीचर है, किसका क्या वजूद है, किसका कितना कितनी हैसियत है, मेकिंग अंडरस्टैंड कितना बेहतर है, ये वही बच्चा जानता है जो पढ़ता है, जो समझता है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करना है। आपको तो पता है ना कि सॉल्यूशन इसका, चूंकि लर्निंग प्रॉब्लम है तो आप इसको गंभीरता से समझें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस अपन को चाहिए, जो ऑलरेडी होगा ए बी साइन थीटा। तो इसमें कहीं आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशा से आपको वंचित कर दिया गया। ओनली यू नीड टू कैलकुलेट ओनली मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लगा हुआ है, बस आप देखते चलो। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री लगाते हो तो थीटा इक्वल टू, और ए का वैल्यू कितना है 10 है, बी का वैल्यू कितना है 15 है। यहाँ पर मैं लिखता हूं मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 10, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 15। तो एक नंबर में ए बी साइन ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, ये जो ए बी साइन थीटा आएगा, ये थीटा का 0 डिग्री वैल्यू उठाना है यहाँ पे, किस पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो क्या मिलेगा देख लीजिए आपको, 10 गुना 15 गुना साइन 0 डिग्री बराबर 0। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसीलिए बताया कि इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो पता पड़ेगा, या अभी अभी पता पड़ रहा है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मैंने आपको टाइप ऑफ वेक्टर में पैरेलल वेक्टर्स के बीच के एंगल को 0 डिग्री सिखाया था, और एंटी पैरेलल में भी 180 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के मामले में 0 मैग्नीट्यूड देने वाला है। तो आंसर आ गया इसका। दूसरे नंबर में कितना है, थीटा 90 डिग्री। ए क्रॉस बी का वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, क्योंकि साइन बराबर ए बी साइन थीटा जब आप लिखोगे ना, आपको पता है कि साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। इसीलिए 10 गुना 15 गुना 1 यानी 150 यूनिट, ये आपका वैल्यू आ गया। दूसरा सवाल भी क्लियर। उसी तरह से बाकी तीसरा सवाल 60 डिग्री पर आपको निकाल देना है, 45 पर निकालना, थीटा 120 पर भी निकाल देना है। तो पांचवा सवाल में थीटा 120 पर कितना करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, यानी साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू साइन 120 डिग्री का भी आएगा। तो थोड़ा सा अपना भी कलम चला के देखिएगा। मैंने आपको ये दो सवाल बना करके आपको मैंने खुश किया, और आपको आगे दो होमवर्क के रूप में भी, दो नहीं बल्कि 3 है, 60, 45 एंड 120 डिग्री। इस तीनों पर हमने आपको होमवर्क छोड़ा है। आसान सा होमवर्क है, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं।
तो मेरे तरफ से आपको यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात सीखना चाहें तो आपको इस तरह से ही आगे बढ़ना है। और मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, यानी आप अगर अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करते हैं, तो आप ईमानदार हैं और अपने दोस्तों के लिए भी ईमानदार हैं। और आपके दोस्त और आप अपने व्यक्तित्व के विषय में अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो एक बहुत बड़े मतलब शायर ने और बहुत बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री के आप नायक कह दीजिए, कलाकार कह दीजिए, या एक हस्ती कह दीजिए, उनसे किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है या कोई व्यक्ति कितना बुरा है, इसकी जो माप है, इसका पैमाना क्या आप मानते हैं कि हाउ टू लर्न या हाउ टू नो अ पर्सन इज वेरी गुड और वेरी बैड, कैसे हम जानेंगे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो उन्होंने जो बात कही आपके दिल को छू लेगा। बोला कि कोई व्यक्ति जो नौकर पाल रखा है और कोई व्यक्ति जो दोस्त बना रखा है, एक तरफ नौकर एक तरफ दोस्त, उस व्यक्ति का दोस्त कितना पुराना है, उस व्यक्ति का नौकर कितना पुराना है, इसी बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जीवन बहुत लंबा जीना है, सफलताओं की बहुत सीढ़ियां चढ़ने हैं आपको। थैंक यू सो मच।